स्थानीय निकाय में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 1/3। पंचायत में महिलाओं के प्रतिनिधित्व कम से कम 33% या कुल सीटों के 1/3। संविधान के अनुच्छेद 243D का खंड 3 महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 आरक्षण को अनिवार्य करके पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करता है। स्थानीय स्तर पर 50% से अधिक महिलाओं के प्रतिनिधित्व के साथ झारखंड सबसे आगे है। 1992 में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों ने स्थानीय स्वशासन या विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया। यह संशोधन राज्यों को शहरी क्षेत्रों में क्रमशः गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर और नगर पालिकाओं पर पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली स्थापित करने का आदेश दिया। अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है। भारत नेट भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। भारत में ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करना। भारत के सभी उच्च शिक्षण संस्थान ब्रॉडबैंड सेवाएं। भारत के सभी रेलवे नहीं, ये पहला ही सही है। भारत में ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्र में ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करना। भारत नेट परियोजना ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम है। यह भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) द्वारा क्रियान्वित किया गया है। दूरसंचार मंत्रालय के तहत एक विशेष प्रायोजन साधन और भारत सरकार का महत्वाकांक्षी ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिविटी कार्यक्रम है। भारत नेट परियोजना ग्राम पंचायतों और यहां तक कि जिला स्तर पर सरकारी संस्थानों में परिवारों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का प्रस्ताव देती है। भारत नेट परियोजना पहला चरण दिसंबर सन 2017 में शुरू हो गया, जिसमें 1 लाख ग्राम पंचायतों को इंटरनेट का उपयोग मिलेगा। अब तक 83,000 ग्राम पंचायतें जुड़ चुकी हैं, जिसका उद्देश्य राज्यों और निजी क्षेत्रों की भागीदारी में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत के सभी घरों, विशेष रूप से ग्रामीण परिवारों को मांग सस्ती हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी का माध्यम से जोड़ा। राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेट (NOFM) अक्टूबर सन 2011 में शुरू किया गया था, जिसे सन 2015 में भारत नेट परियोजना के रूप में नाम दिया गया। इसने ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी तक पहुंचाने के लिए एक मजदूर मध्यम मील के बुनियादी ढांचे के माध्यम से एक सूचना सुपर हाईवे को बढ़ाया। संचार मंत्रालय ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन शुरू किया, जो देश भर में ब्रॉडबैंड सेवाओं तक पहुंच को आसान करेगा, विशेष रूप से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में। इसका उद्देश्य देश के सभी 2,50,000 ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ना और 100 Mbps कनेक्टिविटी प्रदान करना। पूरी योजना यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। यह देश के ग्रामीण दूरदराज क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं में सुधार के लिए स्थापित किया गया है। संयुक्त परिवार की संपत्ति के उत्तराधिकार से दयाभाव नियम किसने प्रतिपादित किया था? जीमूतवाहन ने। जीमूतवाहन द्वारा लिखा गया एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है, जिसकी मान्यता बंगाल में प्रचारित है। दयाभाग का शाब्दिक अर्थ है पैतृक धन का बंटवारा, यानी पिता, दादा या रिश्तेदार की संपत्ति को पोते और या रिश्तेदारों में बांटने की व्यवस्था। कानून उत्तराधिकारियों या अधिकारों के बीच विरासत या विरासत के स्वामित्व को विभाजित करता है। दयाभाव कहते हैं कि पिता पैतृक और व्यक्तिगत दोनों तरह की सभी संपत्तियों का एकमात्र शासन है। मिताक्षरा के विपरीत पैतृक संपत्ति को सांप्रदायिकता के रूप में नहीं देखा जाता है, इसलिए पिता को पैतृक संपत्ति का कार्य करने के लिए अपने पुत्रों की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा याज्ञवल्क्य
याज्ञवल्क्य मिताक्षरा याज्ञवल्क्य विज्ञानेश्वर की स्मृति पर एक भाष्य है जिसकी रचना 11वीं शताब्दी में हुई थी। यह ग्रंथ जन्म अधिकार के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। मिताक्षरा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही अपने पिता की संयुक्त परिवार की संपत्ति में हिस्सा मिलता है। मनु ये दुनिया के पहले योगी पुरुष थे जिनका जन्म आज से करीब 4000 साल पहले हुआ था। शंकराचार्य वे भारत के एक महान दार्शनिक और धार्मिक नेता थे। इन्होंने भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की थी जो आज भी बहुत प्रसिद्ध और पवित्र माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है? जैन। उत्तर प्रदेश में लगने वाला कंपिल मेला जैन समुदाय से जुड़ा। कंपिल मेले का नाम उस स्थान के नाम पर पड़ा जहां यह मनाया जाता है। कंपिल एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर है जिसका उल्लेख हमारे महाकाव्यों में मिलता है। यह स्थान पहले कंपिल्य के नाम से जाना जाता था। राजा द्रुपद की राजधानी थी। 13वें तीर्थंकर ब्राह्मण बिमल नाथ का जन्म कंपिल में हुआ था। फर्रुखाबाद जिले के इस शहर में भगवान महावीर भी गए थे। कंपिल मेला इस महान गुणी व्यक्ति 13वें तीर्थंकर ब्राह्मण बिमल नाथ की यात्रा की स्मृति में आयोजित की जाती है। कंपिल मेला महान गुणी व्यक्ति 13वें तीर्थंकर ब्राह्मण बिमल नाथ की यात्रा की स्मृति में आयोजित की जाती है। कंपिल मेला हर साल बड़ी संख्या में लोगों का आकर्षण करता है। मेला कई जैन भक्तों का मिलन स्थल है। ये जैन लोगों के लिए, किसके लिए? जैन। उत्तर प्रदेश किस जिले में राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? प्रयागराज। सन 2021 और 22 के बजट में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया। इसके जबकि जिलों में अदालतों के भवनों के लिए 450 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय NLU नेशनल लॉ कानून स्कूल है जिन्हें भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा लागू किया जाने के लिए कानूनी शिक्षा के लिए दूसरी पीढ़ी के सुधार के अनुसार स्थापित किया गया है। ये विश्वविद्यालय भारत की राज्य सरकारों द्वारा स्थापित सार्वजनिक स्थान है और भारतीय विधिज्ञ परिषद और कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा विनियमित होते हैं। पहला NLU बेंगलोर में स्थित राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय NLSIU जिसने 1988 में अपना पहला बैच दाखिल किया था। उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति पारंपरिक संगीत कजरी, सोहर, कव्वाली, रसिया, लोक नृत्य, कथक, भोजन, कोफ्ता, कढ़ी चावल, कबाब। सेक्टरों के अनुसार GDP कृषि में 25%, उद्योग में 24% और सेवाएं 51%। भारतीय पंचायती राज के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है? सभी पदों में कम से कम 1/3 पद महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग बनाए गए हैं। सरपंच के पास कम से कम उच्च माध्यमिक स्कूल की योग्यता होनी चाहिए। स्थानीय निकायों के लिए नियमित चुनाव कराना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। ये नहीं होना चाहिए। सरपंच बनने की योग्यता न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। आयु भारतीय नागरिक होना चाहिए। मानसिक रूप से स्थिर रहना चाहिए। किसी भी कानूनी मामले में दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। भारत के कुछ राज्यों ने एक व्यक्ति के लिए चुनाव लड़ना अनिवार्य कर दिया क्योंकि सरपंच के पास कार्यात्मक शौचालय होना चाहिए। भारत के कुछ राज्यों में मैट्रिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य वर्ग के पुरुष और सामान्य वर्ग की महिलाएं, अनुसूचित जाति के व्यक्ति के मामले में उन्हें मध्यम स्तर या 8वीं कक्षा के उम्मीदवार के मामले में सरपंच के रूप में चुनाव लड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं भारत में पंचायती राज के संबंध सरपंच के पास कम से कम उच्च माध्यमिक स्कूल की योग्यता होनी चाहिए। यह कथन सत्य नहीं है। पंचायती राज ग्राम स्तर पर सरकार एक रूप है
जहां प्रत्येक गांव अपनी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होता है। संविधान के अनुच्छेद 243 का खंड 3 पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करता है, जिसमें प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या और पंचायतों के अध्यक्षों के कार्यालयों की संख्या में से महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 आरक्षण अनिवार्य है। अनुच्छेद 243 के अनुच्छेद 243 ZA को प्रत्येक राज्य में एक संवैधानिक निकाय के रूप में एक राज्य चुनाव आयोग की स्थापना के लिए सम्मिलित किया गया था, जिसमें पंचायतों के सभी चुनावों के लिए निर्वाचित नामावली तैयार करने और उसके संचालन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियाँ थीं, और राज्य में नगर पालिकाओं अनुच्छेद 243 के अनुच्छेद 243 ZA को प्रत्येक राज्य में एक संवैधानिक निकाय के रूप में एक राज्य चुनाव आयोग की स्थापना के लिए सम्मिलित किया गया था, जिसमें राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और संचालन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियाँ थीं। इस प्रकार कथन 2 सही है। स्थानीय सरकारी निकायों के लिए नियमित चुनाव कराना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। 7 जनवरी सन 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार घोषित। राष्ट्रीय जल पुरस्कार सन 2020 में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान था। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय जल पुरस्कार सन 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है। उत्तर प्रदेश ने केंद्रीय जल मामलों के मंत्रालय के राष्ट्रीय जल पुरस्कार सन 2020 को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पहला पुरस्कार जीता। राजस्थान और तमिलनाडु क्रमशः दूसरा और तीसरा पुरस्कार जीता। पुरस्कारों की घोषणा 7 जनवरी सन 2022 को की गई थी। जल संसाधन प्रबंधन के लिए अनुकरणीय कार्य करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को पहचानने और प्रेरित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सन 2018 में राष्ट्रीय जल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में स्टार्टअप्स के साथ साथ अग्रणीय संगठनों को भारत में सर्वोत्तम जल संसाधन प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने के तरीके पर वरिष्ठ नीति निर्माताओं के साथ जुड़ने और विचार विमर्श करने का एक अच्छा अवसर प्रदान किया है। जल संसाधन और नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग जल शक्ति मंत्रालय 11 विभिन्न श्रेणियों में राज्यों और संगठन और व्यक्तियों आदि को 57 पुरस्कार दे रहा है। बेस्ट स्टेट, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, बेस्ट ग्राम पंचायत, बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी, बेस्ट मीडिया, बेस्ट स्कूल, बेस्ट इंस्टीट्यूशन, कैंपस उपयोग के लिए धार्मिक संगठन, बेस्ट इंडस्ट्रीज, बेस्ट NGO, बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन, बेस्ट CSR गतिविधियों के लिए उद्योग। इसमें से कुछ श्रेणियों में देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए उप श्रेणियाँ हैं। केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के कौन से स्कूल खोले गए हैं? मॉडल स्कूल, सैनिक स्कूल, नवोदय। देश के केंद्र सरकार ने ग्रामीण बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए नवोदय विद्यालय, ग्रामीण बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में कौन से स्कूल खोले गए? अच्छा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। 21वीं सदी की आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए प्रासंगिक ज्ञान और दृष्टिकोण और कौशल से सुसज्जित एक अच्छी तरह से शिक्षित आबादी आवश्यक है। सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन में एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा देश की समान संसाधन क्षमता का पूरी तरह से उपयोग कर सके। इस योजना में प्रति ब्लॉक एक स्कूल की दर से ब्लॉक स्तर पर उत्कृष्टता के आधार के रूप में 6000 मॉडल स्कूल स्थापित करके प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की परिकल्पना की गई। यह योजना सन 2008-9 में शुरू की गई थी, सन 2009-10 में लागू की जा रही है। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं: गति निर्धारक
भूमिका निभाने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र को आजमाने के लिए प्रत्येक खंड में कम से कम एक अच्छी गुणवत्ता वाली वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय होना, बुनियादी ढांचे पाठ्यक्रम मूल्यांकन और स्कूल प्रशासन में एक मॉडल बनाना। यह निष्कर्ष निकलता है कि केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मॉडल स्कूल खोले गए। 1963 में स्थानीय केंद्रीय विद्यालय संगठन पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। यह पूरे भारत में केंद्रीय विद्यालयों के कामकाज को देखता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नवोदय विद्यालय समिति एक स्वायत्त संगठन है जो प्रत्येक जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रबंधन करता है। नवोदय विद्यालय समिति का उद्देश्य समानता और सामाजिक अन्याय के साथ उत्कृष्टता के उद्देश्य की सेवा करना है। देश के विभिन्न हिस्सों के बच्चों को एक साथ रहने और सीखने का अवसर प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, छात्रों को पूरी क्षमता को विकसित करना और राष्ट्रीय विकास में प्रेरक बनना। सैनिक स्कूलों की एक श्रृंखला के रूप में 1961 में भारत के रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन द्वारा स्थापित किया गया था। ये स्कूल केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समर्थित हैं। इन स्कूलों का उद्देश्य छात्रों को दूर रक्षा सेवाओं का हिस्सा बनाने के लिए तैयार करना। किन राज्यों में पहले स्थानीय सरकार के पंचायती राज रूप को अपनाया? राजस्थान और आंध्र प्रदेश। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली पंचायत 92 का 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने संविधान के भाग 9 पंचायतों को जोड़े गए और 11वीं अनुसूची भी जोड़ा, जिसमें पंचायत के 29 कार्यात्मक आइटम शामिल हैं। पंचायती राज की विशेषताएं। ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था का प्राथमिक निकाय है। यह एक ग्राम सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। 3 स्तरीय प्रणाली: गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर। सदस्यों और चेयरपर्सन का चुनाव। पंचायती राज के सभी स्तरों के सदस्यों का चुनाव सीधे या मध्यवर्ती और जिला स्तर के अध्यक्षों के लिए किया जाता है। पंचायती राज के लिए महत्वपूर्ण समय: बलवंत राय मेहता, सुख मेहता, जी.वी.के. राव समिति, एल.एम. सिंघवी समिति। भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया था? 1986 में। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, जिसे 1986 में शुरू किया गया था, यह ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित स्वच्छता प्रदान करने के लिए भारत के पहले प्रयासों में से एक था। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण के लिए लोगों को सब्सिडी प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया। 1996-97 में सरकार द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि केवल निर्माण के लिए सब्सिडी प्रदान करने के बजाय स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाना अधिक महत्वपूर्ण था। इस समझ ने कार्यक्रम में पहली पारी को चिह्नित किया। 1999 में एक स्वच्छता संपूर्ण स्वच्छता अभियान को स्थानीय सैनिटरी बाजार और तकनीकी विकल्पों की एक श्रृंखला को बढ़ावा देकर आपूर्ति के नेतृत्व वाली स्वच्छता बनाने के लिए शुरू किया गया था। खसरा में किसका उल्लेख नहीं है? खेतों का क्षेत्रफल, ऊर्जा के स्रोतों का, सिंचाई के स्रोत, फसलों का विवरण। ऊर्जा के स्रोत। खसरा में ऊर्जा के स्रोत का उल्लेख नहीं है। खसरा संख्या और कुल कुछ नहीं बल्कि गांव में किसी खास जमीन के दिए गए प्लाट नंबर के अलावा कुछ नहीं है। जिस प्रकार एक या एक से अधिक खतौनी खेवट बनाते हैं, उसी प्रकार एक या अधिक खसरा से खतौनी बनती है। एक खतौनी में खसरा संख्या का क्रमिक रूप से उल्लेख किया जाता है या नहीं भी किया जा सकता है, और एक बार खतौनी में एक खसरा संख्या दिखाई देने के बाद
यह खसरा मीन होने की स्थिति को छोड़कर किसी अन्य खतौनी में नहीं आ सकता है, लेकिन अगर यह न्यूनतम है तो यह उसी खतौनी में दोहराया नहीं हो सकता है, दोबारा नहीं हो सकता। गांव की बस्ती शुरू होने के बाद एक गांव में खसरा नंबर बन जाता है। नामांतरण के दौरान बिक्री, उपहार आदि के कारण खसरा संख्या विभाजित हो जाती है और इसे हर के साथ एक नया नंबर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, उत्परिवर्तन के आकार खसरा संख्या 100 को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। फिर उत्परिवर्तन के दौरान इस खसरा के 2 विभाजन हैं। ICAR द्वारा NICAR परियोजना कब शुरू की गई थी? सन 2011। नेशनल इनिशिएटिव फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर NICRA फरवरी सन 2011 में शुरू किया गया था। NICRA भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक नेटवर्क परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य भारतीय कृषि के लचीलेपन को दृढ़ता बढ़ाना है, जिससे फसलों को जलवायु परिवर्तन और जलवायु भेद्यता के लिए शामिल किया गया है। NICRA परियोजना के प्रमुख घटक अनुकूलन और शमन पर सामरिक अनुसंधान, जलवायु भेद्यता से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, क्षमता निर्माण और प्रायोजित या प्रतिस्पर्धी अनुदान। NICRA परियोजना केंद्रीय कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री शरद पवार द्वारा शुरू की गई थी। इसे सन 2010-11 में ग्रामीण पंचवर्षीय योजना के लिए 350 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश में पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी 1903 में। वर्ष 1903 में भारत में आधुनिक चीनी प्रसंस्करण उद्योग का आगमन हुआ। उत्तर प्रदेश के प्रतापपुर देवरिया जिले में पहली चीनी मिल की स्थापना संयुक्त प्रांत चीनी कंपनी की स्थापना की गई, जिसे चीनी की टैरिफ संरक्षण प्रदान करने के साथ शुरू किया गया था। यह भारत कृषि आधारित सबसे बड़ी उद्योग है। चीनी उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में पहला स्थान। राज्य के पश्चिम भाग में मिलों की संख्या अधिक है। मुजफ्फरनगर जिले में राज्य में चीनी मिलों की संख्या सबसे अधिक है। राज्य में प्रमुख चीनी बलरामपुर चीनी मिलें समिति, बजाज हिंदुस्तान समिति, धामपुर चीनी समिति, उबारी केस चीनी समिति। जमाबंदी तैयार की जाती है 8 प्रतियों में, 4 प्रतियों में, 6 प्रतियों में। जमाबंदी 2 प्रतियों में तैयार की जाती है। जमाबंदी एक दस्तावेज है जिसे हर राजस्व संपत्ति में अधिकार के रिकॉर्ड के हिस्से के रूप में तैयार किया जाता है। इसमें स्वामित्व, खेती और अंतर्देशीय विभिन्न अधिकारों के बारे में प्रविष्टियां शामिल हैं। यह प्रत्येक 5 वर्ष में संशोधित होता है। पटवारी द्वारा जमाबंदी तैयार किया जाता है और राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाता है। एक प्रति जिला अभिलेख कक्ष में भेजी जाती है और दूसरा प्रति पटवारी के पास बंदोबस्त की मुद्रा के लिए रहती है। सत्य का अनुमान पंजाब भू राजस्व अधिनियम 1887 की धारा 44 के तहत जमाबंदी में प्रविष्टियों से जुड़ा हुआ है। राजस्व एजेंसी की संज्ञान में आने वाले भूमि में अधिकारों के सभी परिवर्तन जमाबंदी में एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राजस्व अधिकारी द्वारा सत्यापित किए जाने के बाद परिलक्षित है। पवित्र स्थान नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में? सीतापुर। नैमिषारण्य मंदिर उत्तर प्रदेश में गोमती नदी के तट पर स्थित है। यह सीतापुर जिले में संस्कृत सीखने का एक प्राचीन केंद्र है। मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस स्थान का दौरा शंकराचार्य और सूरदास ने भी किया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम वर्ष
1952 ईस्वी में शुरू किया गया था। स्वतंत्रता के ठीक बाद 1952 में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह ग्रामीण लोगों के समग्र विकास के उद्देश्य से एक बहु परियोजना कार्यक्रम था। इसका उद्देश्य गांव के लोगों के जीवन स्तर को सुधारना भी है। सामुदायिक विकास परियोजना के माध्यम से गांव के लोगों को भी प्रशासनिक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाता है। ग्राम स्तर पर स्थित तीन बुनियादी संस्थाओं द्वारा सामुदायिक विकास के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ग्राम पंचायत, सहकारी समिति, गांव के स्कूल। 1952 में शुरू किए गए कार्यक्रम को प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत में व्यापक क्षेत्रों में विस्तारित किया गया। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति का गठन खंड के स्तर पर किया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था में खंड के स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया जाता है। भारत में पंचायती राज अब एक स्थानीय प्रशासन प्रणाली के रूप में कार्य करता है, जिसमें ग्राम पंचायतों स्थानीय प्रशासन की बुनियादी इकाइयाँ हैं। प्रणाली में 3 स्तर हैं: ग्राम पंचायत गांव स्तर, मंडल परिषद या ब्लॉक समिति या पंचायत समिति खंड स्तर, जिला परिषद जिला स्तर। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस पंचायती राज दिवस से हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन उस दिन को मनाने के लिए मनाया जाता है जिस दिन 1992 के 73वां संवैधानिक संशोधन पारित किया गया था। बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का जनक माना जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य के लिए किस क्षेत्र में डोलामाइट की उच्च मात्रा प्राप्त होती है? मिर्ज़ापुर जिले के कचराहट क्षेत्र में उच्च मात्रा में डोलोमाइट पत्थर पाया जाता है। डोलोमाइट बांदा जिले में भी पाया जाता है। इसका उपयोग इस्पात उद्योग, पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सल्फ्यूरिक एसिड से भी किया जाता है। कैल्साइट के साथ डोलोमाइट दूसरे सबसे महत्वपूर्ण और प्रचुर मात्रा में कार्बोनेट खनिज है। डोलोमाइट को भवन और सजावटी पत्थर, सड़क के पत्थर और दुर्दम्य ईंट के उत्पादन के लिए उकेरा गया है। डोलोमाइट लगभग सभी भूगर्भीय विन्यास में आग्नेय चट्टानों में कार्बोनेट के रूप में, संगमरमर में मेटामॉर्फिक चट्टानों के रूप में और हाइड्रोथर्मल जमा में होता है। सन 2011 की जनगणना का पूरे देश की कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में उत्तर प्रदेश में रहती है? 16.5%। प्रदेश की जनगणना सन 2011 की जनगणना के वितरण में अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,98,00,000 जो सन 2001 की जनगणना के 16.62 करोड़ के आंकड़े से अधिक है। सन 2011 की जनगणना के सन उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या 19,98,12,341, जिसमें से पुरुषों की और महिलाओं की संख्या 10,44,80,510 और महिलाओं की 9,53,31,831। सन 2001 में कुल जनसंख्या इस दशक में कुल जनसंख्या वृद्धि 20.223% थी, जबकि पिछले दशक में यह 25.8% थी। सन 2011 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत के 16.5% है। सन 2001 में यह 16.16% था। पटवारी पद का सृजन किसके शासनकाल में हुआ था? शेरशाह।
शेरशाह के शासनकाल में पटवारी की पद का निर्माण शुरू हुआ था। शेरशाह ने गांवों का प्रशासन अपने वंशानुगत अधिकारियों और चौकीदार, पटवारी आदि के हाथों में छोड़ दिया। ग्राम पंचायत विधानसभा को भी लोगों के कल्याण की देखभाल करने में काफ़ी हद तक स्वतंत्रता प्राप्त है। इन सभी ने राजस्व एकत्र करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में राज्य के अधिकारियों की सहायता की। शेरशाह सभी प्रशासनिक इकाइयों को अपने ही व्यक्ति में केंद्रित कर दिया। उसके मंत्रियों को मुगलों के मंत्रियों की तुलना में और भी कम शक्ति प्राप्त थी। इसके मंत्रियों ने स्वयं निर्णय नहीं लिया। सभी बड़े निर्णय स्वयं शेरशाह द्वारा लिए जाते थे और मंत्रियों और ईसाइयों शेरशाह सूरी बिहार का एक सभी बड़े निर्णय स्वयं शेरशाह द्वारा लिए जाते थे और मंत्रियों और रईसों ने उन्हें सरलता से शेरशाह सूरी बिहार के एक पठान थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य को हराकर सूरी साम्राज्य की स्थापना की। इनकी याद में बिहार के आसाराम में मीर मुहम्मद अलीवाल खान द्वारा डिजाइन किया गया एक मकबरा बनाया गया था। मुहम्मद अलीवाल खान द्वारा डिजाइन किया गया एक मकबरा बनाया गया था और यह इंडो-इस्लामिक वास्तुकला का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में किसे समेकन अस्थायी चारागाह, बाग, शमशान, कब्रिस्तान, उपरोक्त सभी। समेकन एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा किसानों के बिखरे हुए जोतों को उसके आकार के आधार पर एक स्थान पर रखकर एक बड़ा चक बना दिया जाता है। इससे किसानों को खेती में आसानी के साथ साथ उनके पहियों की संख्या भी कम हो जाती है। जबकि शुरुआत भारत में इसकी शुरुआत भारत की आज़ादी के यूपी में सबसे 1954 में पेश किया गया था। चारागाह इसे वही भूमि कहा जाता है जिस पर घास लगाई जाती है और जो पशुओं को चराने के काम आती है। बगीचा यह एक नियोजित स्थान है जहाँ खेती या वृक्षारोपण किया जाता है। यह प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हो सकते हैं। कृषि विवादों से संबंधित सूचनाएं एकत्र करना राजस्व के किस भाग में आता है? 11। कृषि आपदाओं से संबंधित जानकारी का संग्रह राजस्व की धारा 11 का एक भाग है। कृषि में बागवानी, पशुपालन, मछली पालन, फलों की खेती, मधुमक्खी पालन और मुर्गी पालन शामिल है। कृषि वर्ष का अर्थ एक वर्ष है जो जुलाई के पहले दिन से शुरू होता है और एक कैलेंडर वर्ष के जून के तीसरे दिन समाप्त हो जाता है। इसे फसली वर्ष के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा भारत सरकार की सबसे पुरानी योजना है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सन 2000 में शुरू की थी। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वाधान में आता है। इसके उद्देश्य गरीबी में कमी की रणनीति के हिस्से के रूप में असभ्य आदतों से कनेक्टिविटी प्रदान करना। सरकार भारत ग्रामीण सड़कों के नेटवर्क के अस्थायी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर उच्च और समान तकनीकी और प्रबंधन मानकों को स्थापित करने और नीतिगत विकास और योजनाओं को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। पीएमजीएसवाई कार्यक्रम के भाग के रूप में कोर नेटवर्क की
पीएमजीएसवाई कार्यक्रम के भाग लेने के लिए कोर नेटवर्क की पहचान करने के लिए एक सर्वेक्षण के तहत राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार लगभग 1.67 लाख असभ्य आदतें कार्यक्रम का कवरेज के लिए पात्र हैं। 3.71 लाख किलोमीटर का निर्माण नए कनेक्टिविटी के लिए, अतः 3.68 लाख किलोमीटर की सड़कें उन्नयन के तहत। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रावधान। वामपंथी अलीबाग क्षेत्र के लिए सड़क संपर्क परियोजना मैदानी क्षेत्रों में 500 प्लस और उत्तर मैदानी में 250 प्लस आबादी वाले पात्र और संबद्ध गांवों के लिए एकल मौसम सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए। यह पूरी तरह केंद्र द्वारा वित्त पोषित दीनदयाल अंत्योदय योजना सन 2011 में शुरू की गई थी। सांसद आदर्श ग्राम योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना सन 2014 में शुरू की गई थी। बाकी सभी योजनाएं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के संबंध में केंद्र और राज्य का वित्त पोषण 60+40। इसे सन 2015 में लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की व्यापक दृष्टि देश के सभी कृषि सुनिश्चित करना। इस योजना के तहत देश में खेती करने वाले किसानों को उनके खेतों में सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराया जाएगा और इसके लिए सरकार को सिंचाई उपकरण के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। पानी की इस कमी को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई थी। पीएमकेएसवाई के उद्देश्य क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश का अभिसरण प्राप्त करना, जिला स्तर की तैयारी के लिए यदि आवश्यकता हो तो उप जिला स्तरीय लाभ व्यय को कम करने के लिए अधिक और सीमा के दोनों उपलब्ध कराने के लिए कृषि जल उपयोग क्षमता में सुधार, सटीक सिंचाई और अन्य जल बचत प्रौद्योगिकी के सामने में शहरी कृषि के लिए उपचारित नगरपालिकाओं अपशिष्ट जल को पुनः उपयोग की उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? 31। उत्तर प्रदेश राज्य में 31 विशेष आर्थिक क्षेत्रों को मंजूरी दी गई, जैसे यह आईटीज, कपड़ा, हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए किया गया। आईटीईज 31 सेज के लगभग 74%, आईटीटीईएस 31 सेज के लगभग 74% के लिए। इसके बाद कई उत्पाद 20% कपड़ा शिल्प 3% गैर पारंपरिक ऊर्जा है। चकबंदी भारत में पहली बार 1920 में कहाँ लागू की गई थी? वडोदरा, हैदराबाद, लखनऊ, सूरत। वडोदरा गुजरात।
किसानों की भलाई के लिए निम्नलिखित उपायों को प्रभावी बनाना गया था। कर का विनिमय, किसानों के अधिकारों की सुरक्षा, किसानों के लिए भूमि के स्वामित्व का अधिकार, कृषि भूमि के पुनर्गठन के मुख्य दो उपाय किए गए। भूमि सीमा चकबंदी, भूमि सीमा अधिक भूमि निर्धारित करती है जो एक किसान के पास हो जा सकती है, जिसे अधिक क्षेत्रों पर कब्जा करना अवैध होगा। अधिक भूमि की चकबंदी का अर्थ है विभाजित और खंडित भूमि को जोड़ना। 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र के लिए के भीतर की भूमि को सीमांत भूमि जोत कहा जाता है। 1 से 4 हेक्टेयर क्षेत्र को छोटी जोत कहा जाता है। 4 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र को बड़ी जोत कहा जाता है। चकबंदी भारत में पहली बार 1920 में बड़ौदा में लागू की गई थी। सन 2001 में भारत में सिंचाई क्षमता 9.47 करोड़ हेक्टेयर थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। किसान उदय योजना किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश द्वारा। अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म वर्षगांठ की चिन्हन करने के लिए यूपी ने राज्य के गरीबों के लिए किसान उदय योजना शुभारंभ किया। मथुरा में 2 गांव लोहबान और गौसाना को 100% बिजलीकरण के लिए चुना गया। योगी आदित्यनाथ की सरकार के मोटो प्रकाश है तो विकास है। ये संचालित सरकार ने सन 2018 अंत तक 16 मिलियन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती शुष्क भूमि में नहीं की जाती है? मूंगफली। गन्ने की शुष्क भूमि खेती यह 750 mm से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में फसलों की खेती की तकनीकी है। यह फसल की अवधि के दौरान शुष्क अवधि होती है, लेकिन फसल खराब होने की संभावना कम होती है। मुख्यतः शुष्क कृषि फसलें अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, तिलहन, सरसों, रैपिड सीड और दलहनी फसलें अरहर, चना और गन्ना एक जल गहन फसल है जिसका उत्पादन शुष्क भूमि में नहीं किया जा सकता। गन्ने की वृद्धि के लिए जलवायु विशेषताएं: एक लंबा ठंड मुक्त बढ़ता मौसम, गर्म और नम जलवायु, औसत वार्षिक वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर होती है। गहरी अच्छी जल निकासी वाली समृद्ध दोमट मिट्टी इसकी वृद्धि के लिए आदर्श होती है। वर्षा के बाद तेज धूप से गन्ने में रस की मात्रा बढ़ जाती है। निम्नलिखित में किसने 10 साल बंदोबस्त जब्ती बंदोबस्त शुरू की थी? टोडरमल ने। अकबर के शासनकाल के तहत 1580 में 10 साल व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। इस व्यवस्था की शुरुआत अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने की थी, जिन्होंने गुजरात में 1573 में नियुक्त किया गया था। 10 साल व्यवस्था एक भू राजस्व व्यवस्था है जिसने कई संग्रहण प्रणाली को एक संगीत रूप में बनाने में मदद की। इस व्यवस्था के तहत उन्होंने 10 वर्षों की अवधि के लिए खेती की गई फसल की उपज और मूल्यों सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। विभिन्न फसलों के औसत उपज साथ ही पिछले 10 वर्षों के प्रचलित औसत मूल्यों की गणना की गई और औसत उपज का 1/3 हिस्सा राज्य को दिया जाता था। वास्तव में इतिहासकार मानते हैं कि मुगल काल में यह मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली थी। इस प्रकार उत्पत्ति शेर शाह के शासनकाल में हुई थी। अकबर के शासनकाल के दौरान अंतिम आकार लेने से पहले प्रणाली को कई बार संशोधित किया गया। इस प्रणाली में केवल मुल्तान, दिल्ली, इलाहाबाद, अवध, आगरा और लाहौर साम्राज्य के
इलाहाबाद, अवध, आगरा और लाहौर साम्राज्य के प्रमुख तापों में बनाया गया है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि फसल की उपज 10 वर्षों की अवधि के लिए खेती के मूल्यों का सावधानीपूर्वक और बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण किया गया था। इस व्यापक सर्वेक्षण के आधार पर नकदी में प्रत्येक फसल पर कर तय किया जाता था। प्रत्येक पात्र को राजस्व हलकों या दस्तूर में राजस्व की अपनी दरों और व्यक्तिगत फसलों की एक इस व्यापक सर्वेक्षण के आधार पर नकदी की प्रत्येक फसल पर कर तय किया गया था। प्रत्येक प्रांत को राजस्व हलकों और दस्तूर में राजस्व की अपनी दरों एवं व्यक्तिगत फसलों की एक अनुसूची और दस्तर ए अमल में है। अपनी दरों व्यक्तिगत फसलों की एक अनुसूची दस्तर ए अमल में विभाजित किया गया था। इस प्रणाली को केवल उन क्षेत्रों और इलाकों की मुद्रा में रखा गया था जहां मुगल साम्राज्य भूमि का सर्वेक्षण कर सकता था और सावधान खाता रिकॉर्ड रख सकता था। इस प्रकार गुजरात और बंगाल इस प्रणाली के दायरे से बाहर रखा गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना का उद्देश्य राज्य में भ्रूण हत्या को रोकना? सर्वदा योजना, मुखबिर योजना, उत्तर प्रदेश किसान उदय, कन्या सुरक्षा योजना। मुखबिर योजना। उत्तर में मुखबिर योजना सन 2017 में शुरू की। इसका लक्ष्य राज्य को भ्रूण हत्या का शिकार होने से बचाना। इस कारण सरकार ने भ्रूण हत्या करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए विशिष्ट कार्यदल का गठन किया है। भ्रूण हत्या रोकने की सही जानकारी देने वाले को 60,000 रुपये मिलेंगे। एक काल्पनिक ग्राहक उसका लक्ष्य भ्रूण हत्या के शिकार होने से बचाना है। इस कारण से सरकार ने भ्रूण हत्या करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए विशेष कार्यदल का गठन किया। भ्रूण हत्या रोकने के लिए सभी जानकारी देने वाले को 60,000 रुपये मिलेंगे। एक काल्पनिक ग्राहक बनने वाली महिला को 1 लाख प्राप्त होंगे। एक काल्पनिक ग्राहक 1 लाख प्राप्त होंगे। ऑपरेशन में भाग लेने वाले सहायक को 40,000 प्राप्त होंगे। इसके अलावा इस कार्यक्रम में मुखबिर का नाम छिपा कर रखा गया। इसका पूरा खर्च राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उठाएगा। फिर भी यदि खबर झूठी है तो मुखबिर को काली सूची में डाल दिया जाएगा। सर्वदा योजना। उत्तर प्रदेश में जो भी उपभोक्ता और अवैध बिजली कनेक्शन या कटिया से बिजली का इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए सूबे की योगी सरकार एक नई योजना चलाई है। सर्वदा योजना के तहत अवैध और कटिया कनेक्शन के बिना दर के अपना कनेक्शन नियमित करा दिया। उत्तर प्रदेश उदय योजना। उत्तर प्रदेश किसान उदय योजना राज्य में किसानों को 10 लाख पंप उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इस योजना के माध्यम से कन्या के जन्म के बाद से उन्हें 6 किस्तों में 15,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। यह योजना बालिकाओं को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करती है। जननी सुरक्षा योजना 100% केंद्र प्रायोजित है, 100% राज्य प्रायोजित है। केंद्र और राज्य 50-50 हिस्सेदारी पूरी तरह से निजी क्षेत्र द्वारा पोषित है। 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। जननी सुरक्षा योजना एक ऐसी योजना है जिसमें निःशुल्क प्रसव और देखभाल के लिए माताओं की नगद सहायता शामिल है।
मातृ मृत्यु को कम करना प्रस्तावित है। इसे सन 2005 में शुरू किया गया था, जिसका शुभारंभ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था। यह 100% केंद्र शासित योजना है, जिसमें भारत में 10वीं पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था। यह राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना का एक संशोधन रूप है। आशा मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता सरकार और जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करना। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य चुनाव आयोग द्वारा। पंचायती राज संस्था भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। स्थानीय स्वशासन ऐसे स्थानीय निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन जो स्थानीय लोगों द्वारा चुने गए हैं। पंचायतों को सभी चुनावों के लिए अनिवार्य नामावली तैयार करने और उनके संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक राज्य चुनाव आयोग में निहित होगा, जिसमें एक राज्य चुनाव आयुक्त होगा, जिसे राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन राज्य चुनाव आयुक्त की सेवाओं की शर्तें और पद का कार्यकाल राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाएगा, बशर्ते कि राज्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया नहीं जाएगा। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके और समान आधारों को छोड़कर और राज्य चुनाव आयुक्त की सेवा की शर्तों को छोड़कर उनके पद में उनकी नियुक्ति के बाद बदलाव नहीं किया जाएगा। राज्य के राज्यपाल जब राज्य चुनाव आयोग द्वारा अनुरोध किया जाता है तो राज्य चुनाव आयोग को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे जो राज्य चुनाव आयोग के लिए दिए गए कार्यों को निर्वहन के लिए आवश्यक हो सके। इस संविधान के प्रावधानों के अधीन राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा पंचायतों के चुनाव से संबंधित या उनके संबंध में सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकती है। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। भारत में मनरेगा कब शुरू किया गया? 2 फरवरी सन 2006। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम सन 2005 का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। यह एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है। इसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को काम करने के अधिकार की गारंटी देना। यह 23 अगस्त सन 2005 को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के शासन में पारित किया गया था। 2 फरवरी सन 2006 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य 100 दिनों का वेतन रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों की आजीविका को बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को मुख्य रूप से सोहर और कव्वाली के लिए जाना जाता है? अवध क्षेत्र को। उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र को सोहर और कव्वाली के लिए जाना था। सोहर के एक बच्चे के जन्म मनाने के लिए गाया जाने वाला एक रूप बताया गया है। कव्वाली सूफी कविता का एक रूप है। अवध क्षेत्र में गज़ल और ठुमरिया भी काफ़ी लोकप्रिय है। संस्कार गीत और नाटक को अवध क्षेत्र में भी जाना जाता है। संस्कार के समय जो गीत गाया जाता है उन्हें संस्कार गीत कहा जाता है। स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण कब शुरू हुआ है? 4 मार्च सन 2020 को। केंद्र ने 4 मार्च सन 2020 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBMG चरण 2 का दूसरा चरण शुरू किया है, जिसमें 1,40,881 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मिशन मोड में सन 2020-21 से सन 2024-25 तक लागू किया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि देश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रभावी ठोस और तरल कचरा प्रबंधन SLWM स्थापित किया जाएगा। ग्रामीण सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार।
लोक भागीदारी सामुदायिक विकास कार्यक्रम लोक भागीदारी है। भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से समुदाय के विकास की पहल की है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। 55 सामुदायिक परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर केंद्रित है। समुदाय के सदस्य समुदाय से संबंधित किसी भी मुद्दे से संबंधित निर्णय लेने और हल करने में शामिल थे। कार्यक्रम ने संचार प्रणालियों में सुधार, देश के कृषि कार्यक्रम में पर्याप्त वृद्धि, ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा आदि में सुधार प्रदान किया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य समुदाय कार्रवाई को बढ़ावा देना, बनाए रखना और समर्थन देना था। कार्य का मुख्य उद्देश्य गांव के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना, गांव के लोगों को अपने कृषि उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए उद्योगों, विभिन्न रोजगार सुविधाओं और प्रशिक्षण स्थापित करने के अवसर प्रदान किए। यह सिद्धांतों में एक समग्र दृष्टिकोण था। समुदाय विकास के 5 सिद्धांत हैं: सामाजिक न्याय, आत्मनिर्णय, अधिकारिता, मानव अधिकार, सामूहिक कार्य। भारत में पशुधन की जनगणना प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है। भारत में पशुधन की जनगणना हर 5 साल में की जाती है। आखिरी बार यह 2019 में यानी सन 2019 में आयोजित किया गया था। उत्तर प्रदेश में भारत में पशुधन की संख्या सबसे अधिक है। सभी पालतू जानवर और उनके प्रमुखों को शामिल किया गया है। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक के साथ मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा अब तक 19 ऐसी जनगणना की गई है। भारत में पहली पशुधन जनगणना 1919 और 20 में हुई थी। भारत में राजस्थान सबसे ज़्यादा भेड़ें हैं। भारत और चीन के बाद ब्राज़ील में दुनिया की सबसे बड़ी मवेशी सूची है। सन 2019 में पश्चिम बंगाल में भारत में सबसे अधिक मवेशी आबादी थी, जो लगभग 9 मिलियन है। किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है? दिल्ली भैया। दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। देश का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। भारतीय राज्य व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन है। यह प्रणाली 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा प्रभावी हुआ है। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय ऐसे राज्य हैं जहां पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। दमन और दीव यह गुजरात के दक्षिण तटीय क्षेत्र में स्थित है। दमन शहर इस क्षेत्र की राजधानी। सन 2020 में 2 जिले दादरा नगर और हवेली को शामिल होकर दादर नगर हवेली और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश बन गए। यह पुर्तगाल भारत का हिस्सा था। दादर नगर और नगर हवेली। सिलवासा नगर हवेली का प्रशासनिक मुख्यालय है। पुराने समय में इस पर पुर्तगालियों का शासन था। चंडीगढ़ भारत के केंद्रशासित प्रदेशों में से एक है। यह स्थान पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी के रूप में कार्य करता है। यह हिमालय के शिवालिक क्षेत्र की तलहटी के पास स्थित है। उत्तर प्रदेश में इसमें से किस वर्ष ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत हुई थी? सन 2001 में। ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत उत्तर प्रदेश में वर्ष सन 2001 में हुई थी। इसे उत्तर प्रदेश में वन आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। 2 महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सभी राज्य, विभाग, एजेंसियां, पर्यावरण जागरूकता क्लब और एनजीओ, छात्र, एनसीसी कैंडिडेट और होमगार्ड 1.98 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य 2.98 करोड़ पौधे लगाने से बहुत अधिक था।
ऑपरेशन ग्रीन्स फिर से सन 2007-8 में शुरू हुआ, जिसे मायावती सरकार ने लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जिले 75 पशु बारहसिंगा पक्षी सारस क्रेन। निम्नलिखित में किसने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया? ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायत राज मंत्रालय, नाबार्ड और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया। RIDF को वर्ष 1995-96 में बनाया गया था, जिसकी प्रारंभिक धनराशि 2 लाख करोड़ रुपए थी। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित RIDF तहत 37 पात्र गतिविधियां हैं। पात्र गतिविधियों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: कृषि और संबंधित क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और ग्रामीण संपर्क। RFID के तहत पात्र संस्थाएं राज्य सरकार के शासित प्रदेश, राज्य के स्वामित्व वाले निगम, राज्य सरकार उपक्रम, राज्य सरकार प्रायोजित समर्थित संगठन, पंचायत राज संस्थाओं, स्वयं सहायता समूह और गैर सरकारी संगठन। नाबार्ड 1982 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। नाबार्ड एक विकास वित्त संस्थान है जो कृषि और ग्रामीण विकास की आवश्यकता को पूरा करता है। GR चिंतला नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं और इनका मुख्यालय मुंबई में है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से संबंधित है। कम लागत किफायती आवास, कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन, अघोषित आय की घोषणा, जनजातीय लोगों का विकास। अघोषित आय की घोषणा। सन 2016 में शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अघोषित आय की घोषणा के अनुरूप एक योजना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना PMJKDS सन 2016 भारत सरकार द्वारा 16 दिसंबर सन 2016 को अधिसूचित एक योजना है, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सन 2016 के लिए कराधान और निवेशन व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक घोषणाकर्ता पर लागू होता है। इसके अंतर्गत नकद जमा की घोषणा करने वाले पर 50% शुल्क लगाया जाएगा, जो 30% कर, 33% अधिभार और 10% जुर्माना में विभाजित होता है। इसके अलावा घोषित राशि का 25% 4 साल के लिए गैर ब्याज वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना सन 2016 के लिए होगा। PMJKY के तहत घोषणाएं गोपनीय होगी और इनका लाभ लेने वाले चालान से बच जाएंगे। जो लोग योजना का लाभ नहीं उठाते हैं और बाद में पकड़े जाते हैं, उन्हें चालान के अलावा 85% तक जुर्माना भी भरना होगा। इस योजना के अंतर्गत सभी बैंकों में अघोषित नकदी और जमा की घोषणा नहीं करने पर उसे कर विवरणी पत्रिका में आय के रूप में दिखाने पर कुल 77.25% कर और जुर्माना लगेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा खाते में जो पैसा जमा होने की उम्मीद थी, उसका उद्देश्य गरीब लोगों के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाना था। सरकार ने यह बड़ा कदम 8 नवंबर सन 2016 को 500 और 1000 रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण के बाद उठाया था। हाल ही में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में गरीबों की मदद करने के लिए 26 मार्च सन 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भी कई उपाय दिए। इनमें से कुछ हैं: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलो गेहूँ या चावल, 1 किलो पसंदीदा दाल हर माह दिन महीने तक
हर माह 3 महीने तक मुफ्त में पीएमजेकेएवाई योजना के नवंबर सन 2020 तक अंत तक बढ़ा दिया गया। महिला जन धन खाता धारकों के लिए 3 महीने के लिए ₹500 प्रति माह की अनुग्रह राशि 13.62 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए मनरेगा मजदूरी को ₹182 से बढ़ाकर 202 प्रतिदिन किया गया। वरिष्ठ नागरिक, गरीब विधवाओं और गरीब दिव्यांगों को 1,000 से 3 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि। सन 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में लिंगानुपात क्या है? 949। सन 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में लिंगानुपात 949 है। लिंगानुपात को प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को रूप में परिभाषित किया जाता है। लिंगानुपात समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता को मापने का एक महत्वपूर्ण संकेत है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण का लिंगानुपात 949 और शहरों का 929 है, और ग्रामीण में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 9 से 6 है से बढ़कर 923 हो गया है। जनगणना जनसंख्या का एक आधिकारिक आंकड़ा होता है। भारतीय जनगणना जनसंख्यािकी, सामाजिक और आर्थिक आंकड़े शामिल हैं। यह हर 10वें वर्ष के बाद समय समय पर आयोजित किया जाता है। पहली जनगणना 1872 में हुई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र के किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। इस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति नियोजित प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में यह कोई उत्पादकता नहीं जोड़ रहा है। कुल उत्पादन में श्रमिकों का योगदान शून्य या नगण्य है, जो ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति तब बनती है जब किसी विशेष कार्य को करने के लिए सामान्य से अधिक श्रमिक होते हैं। और ग्रामीण भारत में कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की स्थिति भी है, जो बेरोजगारी है जो वर्ष के ज़्यादातर मौसमी महीने में होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी ग्रामीण भारत में विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली दो सबसे आम प्रकार की बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसके तहत नियोजित लोग अपनी क्षमता से कम उत्पादक गतिविधियों में योगदान दे रहे हैं। जरीब सर्वेक्षण में मुख्य सर्वेक्षण रेखाओं में से सबसे बड़ी रेखा की पहचान क्या है? ट्राई रेखा, क्रॉस रेखा, आधार रेखा, आधार रेखा। जरीब सर्वेक्षण की निम्नलिखित रेखाओं का उपयोग किया जाता है। आधार रेखा यह मुख्य और सबसे लंबी रेखा है, ए से डी तक। बेस लाइन इसी को बोलते हैं। बेस लाइन सबसे लंबी रेखा है जो क्षेत्र के केंद्र से होकर गुजरती है। कार्य का विवरण दिखाने के लिए अन्य सभी मापनों को इस रेखा के संदर्भ के साथ दिखाए गए हैं। चेक रेखा, चेक लाइन। चेक रेखा किसी एक प्रूफ रेखा भी कहा जाता है। यह एक त्रिकोण के शीर्ष से त्रिकोण की दो भुजाओं पर कुछ निश्चित बिंदुओं के साथ जोड़ने वाली रेखा होती है। एक रूपरेखा की सटीकता की जांच के लिए एक चेक रेखा का मापन किया जाता है। एक चेक रेखा की लंबाई जिसका मापन भूमि पर किया जाता है वह मानचित्र पर उसकी लंबाई से सहमत होना चाहिए। ट्राई और सहायक रेखा। टाई सहायक रेखा। एक टाई रेखा मुख्य सर्वेक्षण रेखाओं की दो निश्चित बिंदुओं पर जोड़ती है।
यह सर्वेक्षण की सटीकता की जांच करने और आंतरिक विवरण का पता लगाने में मदद करती है। प्रत्येक टाई रेखा की स्थिति कुछ विशेषताओं के आसपास होनी चाहिए, पथ और भवन आदि। मिड डे मील प्रोग्राम पहली बार किस नगर निगम में शुरू किया गया था? किस नगर निगम में शुरू किया? मद्रास। मद्रास नगर निगम मिड डे मील प्रोग्राम शुरू करने वाला पहला नगर निगम है। याद रखिएगा, पहला नगर निगम मद्रास नगर निगम है, मिड डे मील जहां शुरू हुआ था। मिड डे मील स्कीम 1925 में मद्रास नगर निगम में वंचित बच्चों के लिए एक मिड डे मील प्रोग्राम शुरू किया गया था। 1925 में 1980 के मध्य तक 3 राज्य गुजरात, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के केंद्रशासित प्रदेशों ने 1990 से 91 तक प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाले बच्चों के लिए अपने स्वयं के संसाधनों के साथ पकाए गए मिड डे मील प्रोग्राम को सार्वभौमिक बना दिया था। एक सार्वभौमिक या एक बड़े पैमाने पर 12 राज्यों तक बढ़ गया था। नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति बढ़ाने और साथ ही साथ बच्चों के बीच पोषण स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से प्राथमिक शिक्षा को पोषण कार्यक्रम के राष्ट्रीय कार्यक्रम को 15 अगस्त 1995 को एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरुआत में देश में 2408 मिलियन ब्लॉकों में शुरू किया गया था। 1997-98 तक देश के सभी ब्लॉकों में प्राथमिक शिक्षा NSPE के लिए पोषण संबंधी सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसे सन 2002 में सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों की कक्षा 1 से 5 में न केवल बच्चों को कवर करने के लिए पढ़ाया गया, बल्कि शिक्षा गारंटी योजना EGS और वैकल्पिक और अभिनय शिक्षा AI में पढ़ने वाले बच्चों को भी दिया गया। सितंबर सन 2000 में 1 से 5 के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और EGS AI केंद्रों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को 300 कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन के साथ पका हुआ मिड डे मील उपलब्ध कराने के लिए योजनाओं को संशोधित किया गया। जुलाई सन 2006 में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के लिए 1.8 रुपये प्रति बच्चा स्कूल दिवस की दर से खाना पकाने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए योजनाओं को और संशोधित किया गया था। अक्टूबर सन 2007 में इस योजना को 3479 शैक्षिक रूप से बैकवर्ड क्लास में शुरू में उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 में बच्चों को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया। 1 अप्रैल सन 2008 से कार्यक्रम में सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक और उच्च माध्यमिक प्राथमिक विद्यालयों और मदरसा और मकतबों सहित EGS AIE केंद्रों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को शामिल किया गया, जो देश भर के सभी बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत समर्थित हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों का स्वरोजगार बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को सुरक्षा देना। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना। मनरेगा एक ऐसा कार्यक्रम है जो इस तरह की विकट परिस्थितियों में ग्रामीण श्रमिकों के लिए जीवन रेखा बन जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 23 अगस्त 2005 को पारित किया गया था। यह दुनिया में सबसे बड़े काम की गारंटी कार्यक्रमों में से एक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: ग्रामीण अकुशल श्रम को 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करें, आर्थिक सुरक्षा बढ़ाएं, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में श्रम का पलायन कम करना। मनरेगा के स्वरूप का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा किसी भी ग्रामीण वयस्क को उसकी मांग के 15 दिनों के भीतर काम पाने की
कानूनी रूप से समर्थित गारंटी है। यह विफल होने पर उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाना। ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का निर्धारण निम्नलिखित में से किया गया। 27 प्रतिदिन की आय भारत के गरीबी रेखा के नीचे। सन 2011 में सुरेश तेंदुलकर समिति ने भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली और परिवहन पर मासिक खर्च के आधार पर गरीबी रेखा को परिभाषित किया। इस अनुमान के अनुसार एक व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में 27.2 रुपये और शहरी क्षेत्र में 33.3 रुपये प्रतिदिन खर्च करता है, उसे गरीब रेखा से नीचे रहने वाले के रूप में परिभाषित किया जाएगा। आधिकारिक गरीबी रेखा टोकरी में सामान प्राप्त करने के लिए किया गया व्यय है। गरीबों को इस रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या के रूप में मापा जा सकता है। गरीबी की घटना को सिर गणना अनुसार रूप में व्यक्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश के ब्रज सर्किट में महत्वपूर्ण जिले मथुरा, वृंदावन, आगरा। ब्रज आगरा सर्किट में आगरा और मथुरा इसके प्रमुख प्रवेश निकास बिंदु के रूप में शामिल हैं। इसमें 8 गंतव्य मथुरा, गोकुल, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, आगरा और फतेहपुर सीकरी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में पहचाने जाने वाले पर्यटन सर्किट ब्रज आगरा सर्किट, बौद्ध सर्किट, अवध अयोध्या सर्किट, इलाहाबाद वाराणसी सर्किट है। ब्रज आगरा सर्किट में आगरा और मथुरा के मुख्य प्रवेश निकास बिंदु के रूप में शामिल है। भारत इसमें 8 गंतव्य मथुरा, गोकुल, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, आगरा और फतेहपुर सीकरी शामिल है। बुद्धवादी सर्किट में कपिलवस्तु, सारनाथ, वाराणसी और श्रावस्ती, संकिसा, कौशाम्बी है। लखनऊ, कुकुरैल, नवाबगंज, पश्चिम बिहार, अयोध्या, नैमिष, अवध अयोध्या सर्किट में शामिल है। वाराणसी विंध्याचल सर्किट में वाराणसी, विंध्याचल, रामनगर, चुनार, इलाहाबाद, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य शामिल है। कुफरी चंद्रमुखी एक प्रमुख किस्म है। आलू की कुफरी चंद्रमुखी आलू की एक किस्म है। कुफरी चंद्रमुखी और कुफरी बहार आलू की ऐसी किस्में हैं जिसकी सुप्तावस्था कम होती है। आलू वनस्पति नाम सोलनम ट्यूबरोसस, सोलानेसी, गुणसूत्र 2N या 4X48। उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका। चित्तौरा झील उत्तर प्रदेश किस जिले में? बहराइच, आजमगढ़, गोंडा, गोरखपुर। बहराइच में। चित्तौरा झील उत्तर प्रदेश किस जिले में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी सन 2021 में महाराजा सुहेल देव स्मारक और चित्तौरा झील के विकास कार्यों की आधारशिला रखी। चित्तौरा झील एक हिंदू तीर्थ स्थल है जो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में एक तालाब के आसपास केंद्रित है। चित्तौरा झील को अष्टवक्र झील के नाम से भी जाना जाता है। यह बहराइच शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर गोंडा रोड पर जितौरा और चितौरा गांव के पास स्थित है। टेढ़ी नदी एक छोटी नदी तथा इस झील से निकलती है जो कई प्रवासी पक्षियों का घर है। चितौरा झील एक हिंदू तीर्थ स्थल है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार महाराजा जनक के गुरु अष्टवक्र मुनि यहाँ उनके आश्रम में रहते थे। यह एक हिंदू तीर्थस्थल होने के कारण कार्तिक पूर्णिमा और बसंत पंचमी के दौरान इस झील के पास कई मेले लगते हैं।